हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फिनोमिनल स्टडीज में। और आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पार्ट्स जैसे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, हीट, एनर्जी रिलीज एंड मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स तथा उसमें भाग लेने वाले सिग्नल्स जैसे कि हीट चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज और कलर चेंज वगैरह के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो इस दरमियान में टॉपिक आता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट को हम सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेता है, यानी कि किसी एक कंपाउंड का कोई एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है, यानी कि जो पहले वाले कंपाउंड में जो दूसरा एलिमेंट था उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं विस्तार से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर X है एक सिंगल कंपाउंड और YZ है एक दूसरा कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि YZ में से कोई एक भी, इधर Y और Z X के साथ कंबाइन हो जाएगा और फॉर्मेशन कर देगा XZ का, और Y यहाँ पे सिंगल हो जाता है। अगर केमिकली देखें एग्जांपल्स को, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया है कि जिंक Zn जो है CuSO4 कॉपर सल्फेट से मिल करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर अकेला हो जाता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो मान लेते हैं कि आपको कोई मोबाइल फोन लेना है, सपोज एप्पल आईफोन 6 लेना है, और आपके किसी दोस्त के पास वो फोन है एंड यू वांट टू बाय इट सेकेंड हैंड। तो आप क्या करेंगे कि उसको पैसा देंगे और उसके पास वाला जो आईफोन था वो आपके पास चला आएगा। तो ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसके पास आपकी कोई वैसी चीज नहीं गई, आपने मनी दिया और फोन ले लिया। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है कि अब पहले इसको एग्जांपल से ही समझ लेते हैं एवरीडे लाइफ के। यानी कि मान लेते हैं कि इस बार आपके फ्रेंड के पास एक लैपटॉप है और आपके पास कोई महंगा फोन है एप्पल का। तो आपके फ्रेंड को जरूरत है लैपटॉप की और आपको जरूरत है फोन की। तो आपने क्या किया कि उसे अपना लैपटॉप दे दिया और उसने अपना फोन आपको दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक XY ने और AB, यहाँ पे दो कंपाउंड हैं। तो XY का Y जो है A के साथ एक बॉन्ड कंपाउंड बना लेता है नया, और AB में B जो है X के साथ एक नया कंपाउंड बना लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे एग्जांपल देखेंगे अगर, तो BaCl2 प्लस Na2SO4 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो BaSO4 एक व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है और दूसरी तरफ NaCl मिलता है। फ्रेंड्स, NaCl क्या है फ्रेंड्स? तो ये वही सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, टाटा सॉल्ट। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पे मैंने इसे 3 टाइप में बांटा है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला टाइप है एलिमेंट इज इक्वल टू कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे दो एलिमेंट के मिलने से एक कंपाउंड का क्रिएशन हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है और दोनों के मिलने से एक कंपाउंड बना है। और तीसरा जो मेरे पास एग्जाम्पल है वो कंपाउंड का है, यानी कि दो कंपाउंड मिल करके एक तीसरा कंपाउंड बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए
यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्योरेस्ट एलिमेंट है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। आप सभी जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है कि एलिमेंट क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है। इन दोनों को मैंने मिलाया और एक कंपाउंड ऑब्टेन किया, वाटर। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी ओर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, तो एक कंपाउंड मैंने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दूसरी ओर मैंने फिर एक कंपाउंड और फिर मैंने एक एलिमेंट डाला ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, एक कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड और एक एलिमेंट ऑक्सीजन, दोनों को मिलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस है फ्रेंड, पॉइजनस इन नेचर। एंड CO2 एक आग बुझाने वाली गैस, आपने फायर एक्सटिंग्विशर में भी देखा होगा, इसी का उपयोग होता है। तीसरी एग्जांपल की बात करें तो कंपाउंड एंड कंपाउंड है, यानी कि NH3 यहाँ पे लिया गया है और HCl से मिलाने पे NH4Cl बनता है। और इन सभी रिएक्शंस में आप एक और चीज गौर कर रहे हो, लाइक कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, लाइक दो सब्सटेंस को मिलाए और एक तीसरा सब्सटेंस ऑब्टेन किए। तो कंक्लूजन है ये कि इन सब में हम जो देख सकते हैं वो है एडिशन। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसे एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि एडिशन रिएक्शन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, अगर कोई भी चीज डिकम्पोज होती है तो यानी वो टूट जाती है, एक से ज्यादा भागों में। बॉडी भी डिकम्पोज होती है तो क्या हो जाता है, लाइक पहले सॉलिड स्टेट में रहती है, फिर धीरे धीरे म्यूकस होता है और फिर डिकम्पोज होते सड़ करके छितर जाती है। तो यहाँ पे भी हम डिकम्पोजिशन में यही देखेंगे कि कोई एक सब्सटेंस या कंपाउंड हम उठाएंगे और उसको बाय केमिकल रिएक्शंस तोड़ करके बहुत सारे पार्ट्स में या बहुत सारे और एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके अंदर मैंने दो प्रोसेस या दो रिएक्शंस को लिया है, दो एग्जांपल्स को लिया है। एक है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, एक थर्मल स्कैटरिंग या एक्सपेंशन का प्रोसेस है, यानी कि आप हीट अप्लाई करके भी किसी सब्सटेंस को या किसी कंपाउंड को अलग कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आप वाटर लिए और इलेक्ट्रिक करंट को ताबड़तोड़ प्रवाहित करवाने लगेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। यू हैव टू गो थ्रू द केमिकल प्रोसेस, आपको केमिकल प्रोसेस का ही इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घर में किसी बर्तन में पानी रख लिए और फिर एक बिजली का तार डाल दिए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा उससे। ठीक है फ्रेंड्स, उसी दूसरी तरफ ये भी बात करें कि HG क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं। HgO को मैंने कंपाउंड के रूप में लिया है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो भी कमेंट करें, और अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि Hg किस सब्सटेंस का सिंबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब आप हीट अप्लाई करेंगे तो ये Hg और O2 में टूट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन हम देखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर पीछे के टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का जिक्र करते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है एक्सो और इंडो, तो बचपन में आप लोग गेम खेलते होंगे कि भाई ये इंडोर गेम है, ये आउटडोर गेम है। तो यहाँ से हमेशा क्लैरिटी रखिएगा कि जहाँ इंडो आ गया वो वहां पर अंदर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हीट जो है वो अंदर हो गया, यानी कि बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर हो गया। दूसरी तरफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हीट बाहर निकलता है। तो एक तो क्लियर हो जाएगा, तो दूसरा आराम से आप पकड़ लीजिएगा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। इंडो को आपको मार्क करना है कि इंडो जो है वो अंदर जाता है,
इंडोर गेम, बचपन वाला इंडोर और आउटडोर, वहां से आप हमेशा क्लियर रखिएगा इसको। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, जहां पर हीट निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ भी आप जलाते हैं, यानी हाफ ऑफ द सब्सटेंस और मेजोरिटी ऑफ द सब्सटेंस जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, वो क्या है, कार्बन से बना हुआ है। अब ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो मान लीजिए ये बोर्ड है, पकड़ के जला देंगे। अगर जलाते हैं काला पड़ गया तो हो गया कि कार्बन है। कुछ भी जलाए वो काला पड़ गया तो आप कहेंगे कि कार्बन है। तो अब आप बोल सकते हैं कि सर लोहा को भी जलाते हैं तो कार्बन बन जाता है, बट लोहा को तो फेरस लिखते हैं, तो वहां कैसे काला हो गया सर? तो हुआ इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट में भी अवेलेबल है, तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो काला परत बन गया लोहा पे। लोहा काला नहीं हुआ, लोहा के अंदर कार्बन भी नहीं था, लेकिन बाहर में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन था वो उसके ऊपर जमा हो गया। ऐसे कार्बन ऊपर से मिलाते हैं लोहा में ताकि उसको मजबूत बनाया जा सके। ठीक है फ्रेंड, तो अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है, क्या निकला उससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग गांवों में घूमे होंगे तो देखते हैं कि वहां पे माताएं बहनें गोईठा या फिर लकड़ी को जलाते हैं। ठीक है, तो उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलता है। वो धुआं क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा बहुत अंश होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि एक जहरीली गैस है, इसीलिए देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई एलपीजी का यूज कीजिए, सिलेंडर लगाइए, क्योंकि भाई उसका यूज करने से श्वास संबंधी बीमारियां जन्म ले रही हैं या ले रही थी। अब तो बहुत सुधार हो चुका है, गांवों में भी महिलाएं अब एलपीजी सिलेंडर्स पे ही खाना बनाती। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, दूसरा जो एग्जाम्पल है, ये पहले भी मैं दे चुका हूं, पार्ट 1 में आप देखेंगे। ये वही CaO है, यानी क्विक लाइम, जो पंसारी के दुकान पे हमें मिलता है। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि होता क्या है, तो ये क्विक लाइम है और ये है स्लेक्ड लाइम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों में अंतर की अगर बात करें तो क्विक लाइम जो है वो हमें पंसारी के दुकान पे भी मिल जाता है और स्लेक्ड लाइम भी हमें पंसारी के दुकान पे ही मिलता है। अब होता क्या है दोनों के बीच अंतर, तो क्विक लाइम जो है वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, आमतौर पे लोग जो है पान के साथ या खैनी के साथ या अन्य तंबाकू प्रोडक्ट के साथ चूना का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर दीवालों पे भी इसको, पहले पुराने जमाना में जब आप अपने पिताजी या दादाजी से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ भाई पहले जो है चूना का उपयोग किया जाता था दीवालों पे। क्यों? क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता था। ठीक है फ्रेंड्स, आज भी देखिएगा कि सैनिटाइजेशन का जो दौर चला है तो ब्लीचिंग पाउडर और चूना मिला के लोग गलियारों में छींटते हैं, जिससे कि बैक्टीरियाज और जो भी कीटाणु जीवाणु है उसका नाश हो जाए। तो अब बात करेंगे क्विक लाइम की। तो क्विक लाइम एक्चुअली बहुत हॉट होता है नेचर वाइज। अगर आप इसको डायरेक्ट खा लेते हैं तो इस चूने के प्रयोग के बाद आपको डॉक्टर के द्वारा चुन लिया जाएगा एज ए पेशेंट। आपके मुंह में छाले हो जाएंगे, फिर आप खाना नहीं खा पाइएगा, तो फिर आपको डॉक्टर की जरूरत तो पड़ ही जाएगी। तो इसलिए हम इस लाइम का प्रयोग ना करके सेलेक्ट लाइम CaOH का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक कैसे हो गया, आप पूछ रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि सर इतना तो बता दिए, एक्सोथर्मिक कैसे है? तो जब आप इस क्विक लाइम को पानी में डाल देते हैं तो पानी का टेम्परेचर एकदम गर्म हो जाएगा। बचपन में हम लोग देखते थे कि भाई पानी में डाल दिए, एकाएक हीट हो गया, तो जो पेंट करने वाले होते थे वो बोलते थे कि देखिए इसको मत छूइए,
बहुत ज्यादा गर्म होता है उसका टेम्परेचर, लाइक 100 डिग्री सी जैसा ही, जैसे जो आप गैस स्टोव पे जब गर्म करते हैं पानी हो जाता है वैसा ही हो जाता है यहाँ भी। उसके कुछ देर के बाद यानी 2 घंटे 4 घंटे के बाद ये स्लेक्ड लाइम बन जाता है, यानी कि इसकी गर्मी जो है खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप हीट रिलीज को देख रहे हैं। अब बात करते हैं इंडोथर्मिक की फ्रेंड्स। तो इंडोथर्मिक में हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हीट का इस्तेमाल तो होगा लेकिन हीट बाहर नहीं आएगा, अंदर ही कहीं खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, नाइट्रोजन लिया है मैंने, ऑक्सीजन लिया है और दोनों को मिलाकर के NO गैस बनाया है और हीट यहाँ पे भी खत्म हो गया, यानी कि हीट बाहर नहीं आया। दूसरी ओर जो मैंने एग्जांपल लिया है CaCO3, यहाँ पे हीट अप्लाई किया और CaO और CO2 में उसको ब्रेक किया, तो यहाँ भी हीट अप्लाई हुआ लेकिन बाहर नहीं आया। और यहाँ पर मैंने पिछला वाला एग्जांपल दिया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, सॉरी मैंने बता भी दिया, आप लोगों को कमेंट में लिखना भी है, ठीक है। तो अगर जो बच्चे कमेंट कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो ये मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब देखने वाली बात क्या है, अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स को बहुत गहराई से गौर करते हैं, लाइक ये दोनों, ये और ये, तो आप गौर करेंगे कि सर इसमें तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं वो इंडोथर्मिक होते हैं नेचर वाइज, ठीक है फ्रेंड्स, इंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग रिएक्शन की, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप में ही 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, पहला है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। तो इसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।